हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और आप सभी लोगों का जो प्यार बना हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये राजस्थान एकेडमी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर अभी वर्तमान में लगभग 1900 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। अभी जो है आप लोग भी जुड़ सकते हैं और इसके ऊपर अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए क्वेश्चंस सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसके ऊपर जुड़ करके जो है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं साइंस के अंतर्गत एलडीसी एग्जाम के अंदर आपके जो बायोलॉजी का पोर्शन दे रखा है उसमें आपके न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल दे रखे हैं उनके बारे में। न्यूक्लिक अम्ल जो है उसके अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि दो भाग होते हैं, डीएनए आरएनए। और डीएनए के बारे में अपन ने थोड़ी बहुत बात करी थी। आज अपन फॉस्फोरिक अम्ल जो होते हैं डीएनए के अंदर उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारी क्लास नंबर आज 101 है। 100 क्लासें हमारी कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। पहली क्लास से देखते हुए आइएगा। ये संपूर्ण तरीके से निशुल्क आपका बैच रहेगा। न्यूक्लिक अम्ल कितने भाग थे? डीएनए आरएनए दो भाग थे। डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, और ये कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें भी ये पाया जाता है और ये लक्षणों और गुणों को माता पिता से संतान के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अंदर जो शुगर होता है वो आपके, देखिए अब बात करते हैं डीएनए की संरचना की। तीन भाग है, नाइट्रोजन सार, शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल। तो जो नाइट्रोजन सार है वो दो प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के भी दो भाग है, एडिनिन और ग्वानिन। और आपके पिरिमिडिन के दो भाग है, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थाइमिन को टी से। शुगर जो है वो डीएनए के अंदर तो होता है 2 ऑक्सी राइबोज और आरएनए के अंदर होता है राइबोज। ये दोनों ही 5 कार्बन की जो है शुगर होती है। ठीक है, चलिए। ये मेरे द्वारा लिखी हुई एलडीसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक पुस्तक है जो आप लोगों के लिए अभी मार्केट के अंदर उपलब्ध है और ये च्यवन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो आप लोग जो है इसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फॉस्फोरिक अम्ल के बारे में। तो हमने नाइट्रोजन सार और शुगर की बात कर ली थी। अब डीएनए के अंदर जो फॉस्फोरिक अम्ल होते हैं उनकी बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल। और फॉस्फोरिक अम्ल का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, तो फॉस्फोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? H3PO4। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉस्फोरिक अम्ल होता है या फॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो H3PO4 जो है वो फॉस्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर। तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन सार होते हैं वो नाइट्रोजन सार हमेशा पेयर्स के अंदर पाए जाएंगे। जैसे एडिनिन और जो थाइमिन है इन दोनों का पेयर पाया जाता है, ए और टी। ऐसे ही ग्वानिन और जो साइटोसिन है इनके साथ में युग्मन रहता है। ठीक है, फिर अपन इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। तो देखिए लिखेंगे आप डीएनए में नाइट्रोजन सार। डीएनए में नाइट्रोजन सार हमेशा हमेशा एडिनिन का एडिनिन का थाइमिन, ठीक है, ए का टी से, तो एडिनिन का थाइमिन के साथ साथ व साइटोसिन साइटोसिन का ग्वानिन के
साथ युग्मन होता है, युग्मन होता है। ठीक है। तो ये आपको बस फॉस्फोरिक अम्ल में ज्यादा कोई याद नहीं रखना है, H3PO4 याद रखना है, और ये लाइन याद रखनी है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन सार है वो हमेशा एडिनिन का तो ग्वानिन थाइमिन के साथ में, और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ में युग्मन होता है। और इसके अंदर भी याद रखना, एडिनिन और जो थाइमिन है, यानी ए जो है वो टी के साथ में, एडिनिन ग्वानिन थाइमिन के साथ में हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और जो आपका साइटोसिन है वो आपका ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। और जो ये बॉन्ड होते हैं ये कौन से वाले बॉन्ड होंगे, तो ये होंगे हाइड्रोजन बंध होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो नाइट्रोजन सार होते हैं डीएनए आरएनए में, उन नाइट्रोजन सार के मध्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक या आपके जो है संयोजक बंध पाए जाते हैं, या हाइड्रोजन बंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा वहां पर कौन सा बंध पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लेकिन याद रखना कि एडिनिन और थाइमिन के मध्य तो द्विबंध होंगे, डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। चलिए इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो दिखा देता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास में डीएनए, यानी कि जो हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसका डायग्राम। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे से। ये बेसिकली डबल हेलिक्स होता है, इसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। देखो ऐसे ये कुंडली के रूप में होता है, ऐसे बीटा पूरा जो है ऐसे चलता रहता है। कैसे चलेगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि मान लो ये पहले तो एक पट्टी ऐसे आएगी, फिर दूसरी पट्टी आती है जो यूं चलती है। ठीक है। तो ऐसे जो है एक दूसरे के ऊपर ये ज्वाइंट होते हुए यूं चलते हैं। ठीक है, ऐसे यूं, ऐसे मिक्स बढ़ते हुए ऐसे ऊपर तरफ का जाते हैं। तो ये डीएनए का कैसा मॉडल है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में, द्विकुंडलित जो संरचना है इसके बारे में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक जो थे, इन्होंने बताया था 1953 के अंदर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है इसके बारे में किसने बताया, तो आपके वॉटसन और क्रिक ने बताया था 1953 के अंदर। ठीक है। और इसीलिए फिर इनको जो 1962 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये बात आप जो है यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं और इस डायग्राम को अच्छे से समझाता हूं। इस डायग्राम के अंदर दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी बात अपन करेंगे। तो लिखिएगा, जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का डीएनए का द्विकुंडलित द्विकुंडलित मॉडल, ठीक है, मॉडल मतलब वही इसकी संरचना के बारे में। तो द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत प्रस्तुत किया 1953 में, तथा इसके लिए 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1953 के अंदर इन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो आपके सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने ही बताया था। अब इसके अंदर देखो, आप एक लाइन देख रहे होंगे, आप इस डायग्राम की खासियत ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक है ब्लू और ग्रीन के साथ में ज्वाइंट। ठीक है।
और एक है येलो और रेड के साथ में ज्वाइंट। तो यही चीज आपको मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जो एडेनिन है उसका थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड बनेगा, और जो साइटोसिन है उसका ग्वानिन के साथ में डबल बॉन्ड बनता है। और ये जो आपके पास में अलग अलग कलर है, देखो ये रहा रेड कलर थाइमिन, और आपके पास में एक कौन सा कलर आएगा, तो आपके थाइमिन का कंडक्शन किसके साथ है, एडिनिन के साथ है। तो ये रहा आपका एडिनिन पीले कलर का। तो पीले और रेड कलर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये यहाँ पर देखो एक जगह आपको रेड और येलो दिखेगा, फिर एक जगह येलो और रेड, ये ऐसे रोटेशन में चलता है, ठीक है। मतलब एक बार अगर ये है तो एक बार ये होगा, ऐसे ये चलते हैं रोटेशन के अंदर, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आपका क्या होगा, तो ग्वानिन एक बार तो साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, फिर एक बार ग्वानिन का साइटोसिन के साथ, ऐसे भी ये रोटेशन के साथ में चलते हैं। इसीलिए ये मॉडल कैसा बनता है, डबल हेलिक्स बन जाता है। क्योंकि देखो एक बार ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड बना, फिर टी और ए के बीच में, तो टी ऐसे रोटेट हो जाता है, तो इसीलिए जो है ये ऐसे रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, इसीलिए फिर कैसा बन जाता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। और ये चारों जो है अपने पास में, देखो ये थाइमिन का फॉर्मूला है, ये आपके एडिनिन का फॉर्मूला है, ये ग्वानिन का फॉर्मूला है, और ये साइटोसिन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो ये डायग्राम मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप लोग जो है वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे पीडीएफ नोट्स लिए हैं तो उसके अंदर तो ये क्लियर होगा ही। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरी पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर भी ये डायग्राम अच्छे से दे रखा है और बता रखा है कि किसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलिए, तो आप इसको एक बार जो है देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है वो एक बार वापस से बता देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो देखिए याद क्या रखेंगे। सबसे पहले तो डीएनए जो है उसकी संरचना के बारे में, तो डीएनए की संरचना के कितने भाग है, 3 भाग है। कौन कौन से भाग है, पहला आपके पास में नाइट्रोजन सार, दूसरा आपके पास में शुगर, तीसरा आपके पास में फॉस्फोरिक अम्ल आ जाएंगे। नाइट्रोजन सार के अंदर कितने भाग है, 2 भाग है, एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन, ठीक है। और प्यूरिन जो है उसके भी 2 भाग है, और पिरिमिडिन के भी कितने भाग है, 2 भाग है। अब प्यूरिन के जो 2 भाग है वो कौन कौन से हैं, तो प्यूरिन के 2 भाग होते हैं एडिनिन, और आपका दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा कौन सा आ जाता है, ग्वानिन, ठीक है, ए और जी। और पिरिमिडिन के भी 2 भाग है, कौन कौन से आ जाएंगे, साइटोसिन और आपका थाइमिन। फिर इसके बाद में अपने पास आ जाता है शुगर। तो शुगर के अंदर डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, 2 डीऑक्सी राइबोज पाई जाती है, जो कि 5 कार्बन की शुगर है। फिर फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 होता है। और अब आपको याद रखना है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर एडिनिन का जो डबल बॉन्ड के साथ में, जो डबल बॉन्ड भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वो किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन के साथ में। यानी ए का रिलेशन किसके साथ में है, टी के साथ में है, तो एडिनिन थाइमिन, और फिर दूसरा वाला थाइमिन एडिनिन, मतलब ऐसे रोटेशन के साथ ये जुड़े रहते हैं। और दूसरा जो पेयर बनता है वो बनता है साइटोसिन और ग्वानिन का, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, ठीक है। साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, इसी की वजह से ये डबल हेलिक्स इस टाइप का मॉडल तैयार होता है। आप इस डायग्राम को भी ध्यान से देखेंगे तो पहले है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन का मतलब हो गया साइटोसिन और ग्वानिन। फिर आपका है पिंक और आपका येलो और रेड, तो लाल और पीला किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडिनिन और ग्वानिन को। फिर आगे जाओगे तो वापस से क्या आ जाएगा, साइटोसिन और आपका ग्वानिन। फिर आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, आपका थाइमिन और एडिनिन, ठीक है। ऐसे ही है रोटेशन के साथ में पूरा डायग्राम तैयार होता है। अब ये जो डायग्राम है डबल हेलिक्स आपको दिख रहा होगा भाई, एक तो ये हेलिक्स है, फिर दूसरा ये हेलिक्स है, 2 स्प्रिंग है, मतलब एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट। इसके बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में 1953 के अंदर आखिरकार जाकर के पता चला, किसको, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक को, कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स वाला होता है, या द्विकुंडलित संरचना होती है। और जब इन्होंने ये पता लगाया, इतनी बड़ी बात पता लगाई कि डीएनए के स्ट्रक्चर भी कैसे होते हैं, द्विकुंडलित होते हैं, तो फिर इन्हें 1962 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसी के साथ में आपका जो डीएनए था वो आपके यहाँ पर होता है कंप्लीट। आप लोग इसे जो है नोट्स के रूप में अच्छे से अपने हिसाब से नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक। चलिए,
अब इसमें जो एक दो पॉइंट है उनके बारे में अपन बात करते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड वर्ड और एक आता है न्यूक्लियोटाइड वर्ड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, तो अब आप लिखेंगे, अब ये केवल स्टार डाल के लिख लें कि एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, क्या होता है, तो एक आपके पास में आ जाता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या आ जाएगा, तो आपके नाइट्रोजनी सार जो होते हैं वो नाइट्रोजनी सार, ठीक है, और नाइट्रोजनी सार के साथ में क्या आ जाएगा, ऑक्सी राइबोज संकरा, यानी जो आपकी शुगर है वो, ठीक है, तो ऑक्सी राइबोज शर्करा, ऑक्सीराइबोज शर्करा। और इसके बाद में एक आ जाता है न्यूक्लियोटाइड, क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एक है न्यूक्लियोसाइड और ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, एक तो हो जाता है आपके न्यूक्लियोसाइड, ठीक, ये जो है न्यूक्लियोसाइड वो आ जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड के साथ में आपके क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट अम्ल जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या कह दोगे आप, फॉस्फेट समूह। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में आ जाएगा नाइट्रोजनी सार और साथ में आ जाएगा ऑक्सीराइबोज शर्करा। और दूसरा आ जाता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोसाइड और साथ में आ जाएगा फॉस्फेट समूह। तो ये जो है आपका यहाँ पर डीएनए होता है कंप्लीट। तो डीएनए की संरचना, डीएनए के बारे में जितना आपको याद होना चाहिए था उतना मैंने बता दिया है। इतनी जानकारी अगर आपको है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं आरएनए की, ठीक है, चलिए किसकी बात करेंगे, आरएनए की। अब देखिए, आरएनए का मतलब क्या है, तो आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, या अपन इसे राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये क्या होता है, तो ये जो है आपका आरएनए, ये कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य कह रहे हैं, उस कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। और बड़ी बात यह है कि डीएनए जो है वो द्विकुंडलित संरचना है, लेकिन अगर आरएनए की बात की जाए तो आरएनए एकल संरचना वाला मॉडल है, या एकल संरचना की ये एक कुंडली होती है, ठीक। और ये जो है आपके आरएनए, ये मुख्य रूप से क्या करता है, तो जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोटीन के निर्माण में ही ये भाग लेता है। और ये कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं है डीएनए की तरह, ये एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन ये जो कुछ वायरस होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जरूर काम करता है, जैसे कि टीएमवी, एक आपने वायरस का नाम सुना होगा, टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। उस टोबैको मोजेक वायरस के अंदर अगर आनुवांशिक पदार्थ की बात की जाए तो आरएनए होता है, ठीक है। तो ये चीजें अपन नोट डाउन करते हैं, फिर इसकी संरचना की बात करेंगे। तो लिखिएगा, आरएनए कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, रहता है, ठीक है। यह एकल कुंडलित, यह एकल कुंडलित संरचना है, ये क्या है, एकल कुंडलित संरचना है। यह मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से
प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में आरएनए है ये क्या करता है, तो मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेता है। यह एक गैर आनुवंशिक, गैर आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये कैसा होता है, गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मतलब एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो वो अपन लिख लेंगे। लेकिन वायरस जैसे, वायरस, और वायरस में भी एक उदाहरण है फेमस जिसके बारे में कई बार पूछा गया है, तो वायरस जैसे टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, टोबैको मोजैक वायरस, जिसे अपन शॉर्ट में टीएमवी कहते हैं। तो टोबैको मोजैक वायरस में यह आनुवंशिक, आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि आपका जो आरएनए है वो गैर आनुवंशिक पदार्थ जरूर है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जैसे कि टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी, उसके अंदर ये जो है कैसा होता है, तो ये एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी करिएगा। करिए नोट डाउन। फिर इसके अंदर इसकी संरचना में भी जो है हमें नाइट्रोजन सार मिलते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन सार के बारे में। तो लिखेंगे नाइट्रोजन सार। ठीक है, अब नाइट्रोजन सार जो होते हैं ये दो भाग है इसके। कितने भाग हैं, दो। एक आ जाता है प्यूरिन और दूसरा आ जाता है पिरिमिडिन। ठीक है, इसमें भी दो ही भाग आएंगे, जैसे डीएनए में आते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। लेकिन देखना अभी ध्यान से, एक चीज इसमें चेंज होने वाली है। अब प्यूरिन जो इसके अंदर है वो तो उसमें भी थे। ठीक है, कौन कौन से थे, एक तो था आपका एडिनिन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी यही आएगा ए। ठीक है, और एक आ जाएगा ग्वानिन। ठीक है, ये आ जाएगा जी के अंदर। लेकिन जो पिरिमिडिन है इसके दो भाग हैं, और यहां पर जैसे पीछे दो भाग थे वैसे ही है, और यहां पर भी एक तो आपका साइटोसिन तो आएगा ही। ठीक है, जो आपका सी से रिप्रेजेंट होगा साइटोसिन। लेकिन एक इसके अंदर जो आपका पहले क्या था, देखो, एक था साइटोसिन, एक था ग्वानिन, सॉरी, एक था एडिनिन, फिर था ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए के अंदर एडिनिन आता है, ग्वानिन आता है, साइटोसिन आता है, और एक आ जाता है यूरेसिल। ठीक है, क्या आ जाता है, यूरेसिल आता है, और यूरेसिल का मतलब हो गया यू। ये जरूर ध्यान रखें कि नाइट्रोजन सार के दो भाग हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये डीएनए में भी थे। प्यूरिन के दो भाग हैं, एडिनिन और ग्वानिन, ये आपके उसमें भी थे डीएनए में। लेकिन जब पिरिमिडिन की बात की जाती है तो साइटोसिन उसमें भी था, इसमें भी है। लेकिन वहां पर था आपके थाइमिन, यहां पर आ जाता है यूरेसिल, यानी वहां पर था टी, यहां पर आ जाएगा यू। ये जरूर याद रखें, ये पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाने वाला, दोनों में पाया जाने वाला पिरिमिडिन सार कौन सा है।
तो दोनों में पाया जाने वाला पिरिमिडिन सार जो होता है वो आपका साइटोसिन होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि आरएनए के अंदर पाया जाने वाला पिरिमिडिन सार लेकिन डीएनए में नहीं पाया जाता, कौन सा है, तो फिर आप यूरेसिल टिक करके आओगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन सार के भी दो भाग है, एक प्यूरिन सार होते हैं और एक पिरिमिडिन सार होते हैं। प्यूरिन सार के दो भाग है, ग्वानिन और एडिनिन, ये उसमें भी थे इसमें भी है। लेकिन पिरिमिडिन सार के भी दो भाग होते हैं, साइटोसिन और यूरेसिल, आरएनए के लिए तो। और डीएनए की बात की जाती है तो यहाँ थाइमिन शब्द आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा सुगर पाया जाएगा, तो सुगर, तो इसमें आपके सुगर आ जाएगा राइबोज। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर आप लिखेंगे कि ईस्ट से प्राप्त, ईस्ट से प्राप्त न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल का, ईस्ट से प्राप्त न्यूक्लिक अम्ल का विश्लेषण करने पर, विश्लेषण करने पर, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का जब अपन ने विश्लेषण किया तो विश्लेषण करने पर पता चला, हाँ मुझे पता है वो नाम बीच में आ रहा होगा, मैं हटा देता हूं, है ना। हाँ समस्या, ये लो हटा दी बस। तो देखिए, ईस्ट से प्राप्त न्यूक्लिक अम्ल का विश्लेषण करने पर पता चला कि इसमें, इसमें राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा यानी सुगर, शर्करा उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपन आगे बात करते हैं। और इसके अंदर बड़ी बात यह है कि देखो, आपका एडिनिन का फॉर्मूला पीछे बता ही दिया है डीएनए के टाइम पर। यूरासिल एक जो है इसमें नया आया है, उसका फॉर्मूला मैं यहाँ डायग्राम बना करके आपको बता दूंगा। और आरएनए का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एक लाइन ऐसे खींचनी है बस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं जल्दी से, जल्दी थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब यूरेसिल का जो आपको डायग्राम है, देखो डीएनए वगैरह वो तो डीएनए के अंदर जो तीन थे कॉमन, वो तो जो है आपके टेलीग्राम पर फोटो आ जाएगी तो उसमें से लिख लेना। मैं यहाँ पर जो यूरेसिल बच रहा है उसका बता देता हूँ। तो यूरेसिल, ठीक है, अब यूरेसिल का जो डायग्राम होता है वो आप बना लीजिए, डबल बॉन्ड ओ, और इधर आप जो है एन एच लगा दोगे, इधर बॉन्ड आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, फिर इधर से डबल बॉन्ड ओ कर देना और इधर एन एच कर देना और इसको ऐसे कनेक्ट कर देना। ठीक है, ये होता है आपका यूरेसिल, डबल बॉन्ड ओ एन एच, डबल बॉन्ड ओ एन एच, और ये पूरी रिंग पैक कर देना। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अब जो अगर आपको आरएनए का डायग्राम बनाने की इच्छा करें तो ये इस प्रकार से पट्टी करके बना दो। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है, ज्यादा कोई इसके अंदर नहीं होता है। और इसमें क्या करना है, तो आपको जो है एक तरफ तो मान लो ये जैसे एडिनिन जोड़ दिया, फिर आपकी इच्छा करे तो आप इधर जो है यूरेसिल जोड़ दो ऐसे। ठीक है, फिर आपकी वापस से इच्छा करे तो ये लो ऐसे करके ये एडिनिन जोड़ दो। फिर आपकी इच्छा करे तो इसके अंदर ये जो है सी यानी कि आपका साइटोसिन जोड़ दो, इधर आपका साइटोसिन जोड़ दो, इधर आपका यूरेसिल जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इसमें कहीं पर भी ऐसे जोड़ सकते हो, ये साइटोसिन है, फिर ये ऐसे करके इसमें एडिनिन जोड़ दो, इधर ये यूरेसिल जोड़ दो, ऐसे जो है आप इसका आरएनए का डायग्राम बना सकते हो। ये क्या है, आरएनए। क्लियर, तो ये आरएनए का डायग्राम है और ये यूरेसिल का जो है पूरा आपके सामने डायग्राम आ जाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड ओ एनएच एनएस और इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। बाकी एडिनिन, ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन का जो है वो आपके ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। क्लियर, चलिए इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैसे डायग्राम का वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है, अब अपने पास में आगे बात करते हैं
तो आरएनए के प्रकार आ जाते हैं, यानी टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आप लिखेंगे आरएनए के प्रकार। और आरएनए के प्रकार के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर एक ही दिन में सब पढ़ा दिया और आप पोपट बन के उड़ गए तो क्या करोगे भाई, हैं? एक ही दिन में सब नहीं पढ़ना है। और आज की 101 नंबर की क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।